हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे बच्चे आप लोग? बढ़िया। चलिए, क्लास 11 का चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात हो गई थी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात हो गई थी। अब टॉपिक हम लोग का आज का है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए चालू करें। टॉपिक नंबर 3 आपके चैप्टर नंबर 14 का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई जो आपके लंग्स का पार्ट है, और एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई वेस्कुलाइज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और यही एक्चुअल साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। तो प्राइमरी साइट हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एल्वियोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो दो साइट हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक तो एल्वियोलाई साइट पे, एल्वियोलाई साइट पे क्या होगा कि एल्वियोलस से ऑक्सीजन, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर से इनहेल करी गई, ब्रीद इन करी गई। ब्रीद इन क्यों हुआ? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की शुरुआत हुई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम जो डोम शेप था, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फ्लैटन हो गया। इस वजह से जो थोरेसिक चैम्बर था उसका वॉल्यूम बढ़ गया एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। और जब ये प्रेशर वायुमंडलीय दाब से, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से कम हो जाता है तो एयर अंदर को फ्लो कर जाती, इनहेल हो जाती है, ब्रीद इन हो जाता। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब एयर आई उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक एयर में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहिए या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ये एयर डिफ्यूज होके किस में आ जाएगी? ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजन इधर आ जाएगी और पल्मोनरी आर्टरी से CO2 इधर को चली जाएगी एल्वियोलाई में। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल। आयन का, एटम का, मॉलिक्यूल का, किसके? मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, पैसिव मूवमेंट, डिफ्यूजन। तो गैसेस का डिफ्यूजन हो गया हायर कंसंट्रेशन एरिया से या हाई पार्शियल प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ। तो CO2 तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से चली जाएगी किसमें? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के एयर में, और ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आती है। ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन। और कहाँ ले आएगा? ये ले आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है जी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की दो साइट हैं, एक तो एल्वियोलाई पे और दूसरा टिश्यू लेवल पे। ये जो हमारी पल्मोनरी वेन जो कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको मैं रेड से बना दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन किसमें आ गया जी? लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और इससे उठा अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा से डिफरेंट आर्टरीज टिश्यू लेवल पे आ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। टिश्यू लेवल पे अब क्या होगा? तो टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पे CO2 कंटेंट ज़्यादा है, O2 कंटेंट कम है, तो ऑक्सीजन किससे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, आर्टरी से ऑक्सीजन इधर को आ जाएगी, और CO2 टिश्यू लेवल से यहाँ पे आर्टरीज में आ जाएगी। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट वेन्स इसको कैरी करेंगी, और डिफरेंट वेन्स कैरी करके कहाँ ले आएंगी? फिर ये वेन्स और अल्टीमेटली वेना कैवा, वेना कैवा से हमारे राइट ऑरिकल में ड्रेन हो गया ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल से, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से राइज हो रही है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जा रही है। ये है पूरा सर्कुलेशन का मैकेनिज्म या सर्कुलेशन का चक्र पूरा। ठीक है जी। तो दो जगह पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई साइड पे और टिश्यू साइड पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके उसको ए एरिया से बी एरिया में जाना है, उसके बीच में कोई मेम्ब्रेन है, तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन
ये जो डिफ्यूजन का रेट है उसको इफेक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितनी सॉल्यूबल है, कितनी ईजिली वो ये मीडियम से, ये माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। ये डिफ्यूजन में जो गैसेज इन्वॉल्व हैं उनकी सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बेसिकली यही डिसाइड करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम लोग जो गैस इनहेल कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को जो इनहेल कर रहे हैं उसमें डिफरेंट गैसेज हैं। उन गैसेज में पर्टिकुलरली इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure, आंशिक दबाव, and is represented as PO2 partial pressure ऑक्सीजन का, PCO2 partial pressure कार्बन डाइऑक्साइड का, PO2 and PCO2, PO2 for ऑक्सीजन एंड PCO2 for कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाली जो टेबल है इसको आप लर्न कर लीजिए। टेबल 14.1 आपके एनसीईआरटी की, जिसमें पार्शियल प्रेशर बताया गया ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो कि डिफ्यूजन में इन्वॉल्व। तो रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन CO2 उसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना 159 PO2, और यहाँ पे कितना एटमॉस्फेरिक एयर में PCO2 कितना PCO2 0.3, एल्वियोलाई में कितना 104 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ये वाला कॉलम आप एक तरह से कोशिश करो इसको आप डिलीट मार दो, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। पहले एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जो वेन ब्लड लेके जा रही है कहाँ पे, हार्ट में, वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन, वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड की पहले बात कर लिए। एल्वियोलाई साइड से ब्लड कहाँ जाएगा, पहले जाएगा हार्ट में, और हार्ट में जो ये ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 104 एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 95 है और टिश्यू लेवल पे या टिश्यू में 40 है। तो देखिए डिक्रीज हो रहा, और डिक्रीज होने का तुक भी समझ में आ रहा, हमें समझ में आ रहा है कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। ओके जी। तो आप देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का गिरता चला जाएगा अगर आप बीच से ये हटा दें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को आप याद करने का तरीका, आप इन चार कॉलम को याद कर लीजिए, और टिश्यू के लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि टिश्यू लेवल से, टिश्यू से जब ब्लड वापस जाएगा, जो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और CO2 का है वही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। तो इसलिए अगर आपने टिश्यू लेवल पे फ्रेमिंग कर ली, याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये जो सीक्वेंस है ये मेरे हिसाब से गलत है। इस सीक्वेंस में जब एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर से एयर किस में आ गई, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में आने के बाद ऑक्सीजन किस में चली गई, ब्लड में, तो उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जिक्र आना चाहिए था। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद एल्वियोलाई से ब्लड किस में आ गया, हार्ट में, और फिर हार्ट से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से टिश्यू लेवल पे चला गया। ठीक है जी। तो क्रम क्या होना चाहिए था, ए, बी, सी और डी। ये बीच में इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा, प्लस इसको आज जब आप याद कर रहे हो तो याद करने में दिक्कत भी हो रही है। इस वाले कॉलम को आप बिल्कुल डिलीट मार दीजिए, बिल्कुल इसको आप जड़ से हटा दीजिए। और कोई आपसे पूछ ले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बता दो, तो टिश्यू लेवल पे तो आप याद कर ही रहो ना, जो टिश्यू लेवल पे डाटा है वही एप्लीकेबल है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड का, क्योंकि टिश्यू लेवल से जब ब्लड वापस ड्रेन होगा हार्ट में, तो जो टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और CO2 का वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी होगा। देख लीजिए आप खुद ही, टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 है। इसी तरह के टिश्यूज के लेवल पे अगर PCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड 45 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45 है। ओके, लॉजिक समझ में आया? तो अगर समझ में आया वीडियो लाइक करिए, आगे बढ़िए, अगले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, हम लोग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, डबल
सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारा हार्ट फोर्थ चैम्बर्ड है। फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट आपको किस में मिल रहा है? फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा एव्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ठीक है, जिसके अलावा रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल में, जो कि एक एक्सेप्शन की बात हो गई क्योंकि क्रोकोडाइल में थ्री चैम्बर्ड और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट, मस्कुलर हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट आपको वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ रहे हैं? अगर आपसे ये बात करी जाए कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ रहे हैं, तो वर्टिब्रेट्स को हम लोग बांटते हैं दो सुपर क्लास में, पाइसेस में और टेट्रापोडा में। ये आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया गया है, एनिमल किंगडम। ठीक है जी। वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स हमारे सब फाइलम है। किसका? फाइलम कॉर्डाटा का। तो फाइलम कॉर्डाटा को हम लोग बांट सकते हैं तीन में बांटते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इधर बना दिया मैंने, फिर से इसको मैं सही से कर दूं। कॉर्डेट्स वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड मिलता है। कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा को बांटा आपने किसमें? यूरोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में। अगर आपको याद हो, धुंधला धुंधला सा आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। ठीक है जी, बिल्कुल याद आया। क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ मिल रही थी? लार्वा की टेल में। सिफेलोकॉर्डेट में कहाँ मिल रही थी? हेड टू टेल, और परसिस्ट करती है थ्रू आउट उसकी लाइफ। और वर्टिब्रेट में कहाँ पे मिलेगी? नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम से, आएगा कार्टिलेजिनस और बोनी। तो यूरोकॉर्डेटा के आपके एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, डोलियोलम, साल्पा, एसिडिया। सिफेलोकॉर्डेट का एम्फियोक्सिस। वर्टिब्रेट को फर्दर आप बांट देंगे किसमें? पाइसेस में और टेट्रापोडा में। तो वैसे तो कॉर्डाटा को आपने बांटा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा को आपने बांटा एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा, एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में कौन आ रहे हैं? एग्नेथा में आपके आ रहे हैं जी साइक्लोस्टोम्स। और नेथोस्टोमेटा में कौन आ रहे हैं? नेथोस्टोमेटा में आपके आ रहे हैं साइक्लोस्टोम्स। नेथोस्टोमेटा में आपके आ रहे हैं पाइसेस और टेट्रापोडा। ये विदाउट जॉ है, ये विद जॉ है। तो पाइसेस को फर्दर आपने बांटा कॉन्ड्रिक्थिस और स्टिक्थिस में, और टेट्रापोडा में आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। ठीक है जी। तो टेट्रापोडा को इसमें आपके पेयर्ड फिन है, यहाँ पे पेयर्ड लिम्स है। ओके, ये आपकी बुक में बना हुआ है, बताया गया। तो वर्टिब्रेट्स में आपको मिलते हैं मस्कुलर हार्ट। अब ये मस्कुलर हार्ट जो है टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड या फोर चैम्बर्ड हो सकते हैं। तो टू चैम्बर्ड हार्ट किस में मिल रहा है? पाइसेस में। पाइसेस में आपके मिल रहे हैं टू चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, एक ऑरिकिल, एक वेंट्रिकल। उसके बाद आपके बात कर लें हम लोग किसके? टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा में एम्फीबिया में आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल में आपका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। केवल क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। उसके बाद एव्स जो कि बर्ड हमारे, और मैमल्स, इसमें आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट मिल रहा है। ठीक, एक बार फिर से कॉर्डाटा फाइलम को आपने बांटा तीन में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट ये जो डिवीजन है इसको आपने बांटा दो, ये आपका कॉर्डेट फाइलम, ये आपके सब फाइलम। इसको आपने दो डिवीजन में बांटा, एग्नेथा, नेथोस्टोमेटा। विदाउट जॉ, विद जॉ। इसमें आपके साइक्लोस्टोम्स और स्ट्रेकिडर्मी आपकी बुक में दे नहीं रखा है, साइक्लोस्टोम्स याद रखिए। नेथोस्टोमेटा में आपके फर्दर इसको आपने दो सुपर क्लास में बांटा है, ये विद जॉ वाले हो गए, पाइसेस और हमारे टेट्रापोडा। पाइसेस में फर्दर आपको मिलेंगे कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, ठीक, कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। और टेट्रापोडा में आपको मिलना है एम्फीबिया,
रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, क्लियर कट सेप्टा फॉर्मेशन हो गया है वेंट्रिकल्स के बीच में। एव्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, ये बताने के लिए इतनी मेहनत मैंने करी। आइए अब ये आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से उठ रही है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही कहाँ पे? लंग्स पे, एल्वेलाई साइड पे। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ड्रेन हो रहा, वापस लाया जा रहा हार्ट में। अब ये जो लेके आ रही है वो पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती, कहाँ ले आती? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उठ रही है ओरोटा, ये आर्च ऑफ ओरोटा। इससे डिफरेंट आर्टरीज डिफरेंट ब्लड, डिफरेंट टिश्यू या ऑर्गन्स को ब्लड लेके जाएगी। उसमें देखिए टिश्यू लेवल पे जब ब्लड आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। ऑक्सीजन आ जाएगी टिश्यू में, और टिश्यू से CO2 चली जाएगी ब्लड में, ऑक्सीजन इधर आ जाएगी। ये हो रहा है जी। अब ये जो कलेक्ट हुआ ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट वेन्यूल से वेन्स, और अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा किस में खुली? आपके राइट ऑरिकल में खुली। पूरी बॉडी का ब्लड वापस किस में आ गया है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और ये सर्कुलेशन चल रहा। तो ये पल्मोनरी सर्किट है। ये हार्ट से निकला ब्लड और हार्ट में ही वापस वाया लंग्स, तो ये पल्मोनरी सर्किट। हार्ट से निकला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में, ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये बातें समझ में आई। आइए आगे चलूँ मैं। तो पार्शियल प्रेशर फिर से देख लीजिए, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में बताया गया ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली आपके स्लाइड में बताया कि आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले सेक्शन को गायब कर दो, क्योंकि उसको याद रख के आप रटोगे तो आपको होगी कंफ्यूजन। इसको आप अभी दिमाग से निकाल दीजिए। और जो मैंने आपको सर्कुलेशन का, सर्किट का जो बताया कि कहाँ से कहाँ, कि ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से आप याद रखोगे बात को तो आसान ज़्यादा रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर से इंस्पायर्ड एयर यहाँ आई। एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना? 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे कितना? 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ला रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो डेफिनेटली प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर का अंतर है। गैस विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट गैस का डिफ्यूजन होगा कहाँ पे? हायर पार्शियल प्रेशर एरिया से लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन किस में आ जाएगी? इधर आ जाएगी कैपिलरीज में। और CO2 किधर से किधर? अब CO2 का 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एल्वियोलाई साइड पे 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर चली जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर को मूव कर जाएगी। ऑक्सीजन इधर आई है, कार्बन डाइऑक्साइड उधर गई है। इसके बाद ये एक्सचेंज होने के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर लेके आया था ऑक्सीजन का, 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर लेके आया था CO2 का। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 हो गया है 95, 40 से बढ़ के हो गया 95, और पार्शियल प्रेशर PCO2 45 से गिर के 40 हो गया। वापस आया हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, ये आर्च ऑफ अरोटा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे जब आया तो यही वाला डाटा लेके आया है। टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 40। तो ब्लड से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 40, इसलिए ऑक्सीजन किधर आ जाएगी? इधर।
और पार्शियल प्रेशर PCO2 कितना 45 है। क्यों ज़्यादा है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर PCO2? क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें फूड का, मोनोसैकेराइड्स वगैरह का, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। TCA साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें CO2 जनरेट होती है। तो CO2 जनरेट हो रही है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसलिए पार्शियल प्रेशर PCO2 यहाँ पे 45 है, ज़्यादा है। जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसमें PCO2 कितना 40, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे टिश्यू से निकल के ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। ओके, तो 40 था 45 हो गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया किसमें, हार्ट में। ये सर्कुलेशन इस तरह से चल रहा। तो ये वाला जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसको आप इससे कोरिलेट कर लीजिए। अगर आपने इसको रख लिया तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, एल्वियोलाई एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा, एल्वियोलाई में उससे कम 159 104, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और कम हो गया, और टिश्यू लेवल पे 40 हो गया और कम हो गया। इसके बाद आपने 40 45 को याद में रखना है, आपका काम चलेगा। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे चलें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने कहा आप इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, इससे आप भूल जाइएगा। इन्होंने जो दे रखा है, इन्होंने इसलिए दे रखा कि एल्वियोलाई साइट पे आया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और उसका ऑक्सीजनेशन हो गया, मतलब ऑक्सीजन उस पर लोड कर दी गई, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल गया, इसलिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये। लेकिन याद रखने का तरीका ज़्यादा आसान आपके लिए होगा अगर आप इसको डिलीट मार दो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने टिश्यू लेवल पे याद रख लिया डाटा, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में भी आपको याद में रहेगा। आगे चलता हूँ, चलिए। तो partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sides of diffusion are given in table। बिल्कुल जी, रट भी लिया हम लोगों ने। एंड इन फिगर भी देख ली, टेबल भी देख लिया। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। अब इससे आपको क्लियर है कि एल्वियोलाई साइड पे कितना था 104, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कितना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया 40। तो भैया डेफिनेटली प्रेशर ग्रेडियंट है, ये देखिए एल्वियोलाई साइड पे 104 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी और उसको ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो 40 से बढ़ के 95 हो गया। ठीक, इसी तरह से एल्वियोलाई साइड पे PCO2 कितना 40 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया 45, तो प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर को आ जाएगी। ठीक है जी, अनलोड कर दी गई। जो लाद के लाए, लाद के कहाँ से लाए, लाद के लाए टिश्यू लेवल से, CO2 को लाद के लाए, पकड़ के लाए कि चल तुझे छोड़ के आऊँ, छोड़ दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे दो जगह डिफ्यूजन हो रहा वहाँ पे ग्रेडियंट देखने को मिल रहा। एज द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than oxygen। CO2 की solubility ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज़्यादा। तो हम लोगों ने देखा था डिफ्यूजन के रेट को, दो चीज़ें मेनली उसने लिखा कि भैया solubility ऑफ गैस, दूसरा ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो solubility ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो दोनों को ही उतना बैरियर पार करना है। आग का दरिया तैर के जाना है, दोनों नहीं तैर के जाना है, दोनों नहीं डिफ्यूजन करना। लेकिन solubility मतलब CO2 की ज़्यादा solubility। तो आप समझिए, अगर एक ही फोर्स से आप ट्रक को धक्का दे रहे हैं और कार को, तो कार ज़्यादा इजीली मूव हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हम बोलें कि भैया अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ए गैस है और बी गैस है, अगर ए गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है बी गैस की तुलना में, और उनको एक कॉमन मीडियम से डिफ्यूज होके इधर से इधर जाना है, तो सेम फोर्स अगर आप लगा रहे हैं, अगर इसकी 20 to 25% सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो इसके 25 मॉलिक्यूल अगर इधर डिफ्यूज हो जाएंगे तो इसका एक ही मॉलिक्यूल होगा। ये कहने का मतलब है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, 20 to 25% ज़्यादा, तो इसका डिफ्यूज़न रेट अगर सेम ग्रेडियंट है, मतलब 5 मिलीमीटर मरकरी का ही ग्रेडियंट है, तो CO2 बड़ी इजीली उधर चली जाएगी। और सेम डिफ्यूज़न रेट रखने के लिए आपको ग्रेडियंट ज़्यादा करना पड़ेगा उस गैस के लिए जिसका सॉल्युबिलिटी कम है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम लोग ग्रेडियंट देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो PO2 में तो लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा, जहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, इधर 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और इधर 40 मिलीमीटर। कितना ज़्यादा ग्रेडियंट है, 64 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। इस लेवल पे भी 95 और इधर कितना
हमारा टिश्यू लेवल पे 40, तो नियर अबाउट 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का अंतर है। लेकिन PCO2 में केवल 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का ग्रेडियंट काफ़ी है, क्योंकि PCO2 में 5 मिलीमीटर मरकरी के ग्रेडियंट से ही काम चल जाता है, क्योंकि ये 20 to 25% मोर सोल्यूबल है विथ कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ओके, तो ये कारण है कि PCO2 में आपको बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा। और सेम पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट अगर होगा तो PCO2 की तुलना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन कम होगी डिफ्यूज, क्योंकि वो सोलूबल कम। आइए अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को देखें हम लोग। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। थिन स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई की थिन स्क्वामोस एपिथेलियम का बना है। इसकी लाइनिंग तो बहुत पतली थिन स्क्वामोस है एल्वियोलाई लेवल पे। एक तो उसने इसको पार करना है स्क्वामोस एपिथेलियम को, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। देखिए ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है किसी भी ब्लड कैपिलरी की, किसी भी ब्लड कैपिलरी की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी होती है। लेकिन एल्वियोलाई के केस में इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम टर्म जो यूज होगा वो एल्वियोलाई जो हमारी मतलब कैपिलरीज है, छोटी कैपिलरीज, एंडोथेलियम टर्म जो यूज होगा वो कोई भी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो छोटी कैपिलरीज हैं उनकी एपिथेलियम के लिए यूज होता है, और वो स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी हो। एंडोथेलियम इज द टर्म यूज फॉर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक, तो एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज ये भी स्क्वामोस एपिथेलियम की है। कि हम लोग बाउंड्री देख रहे हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देख रहे हैं, वो बैरियर देख रहे हैं या वो बाउंड्री देख रहे हैं जिसको क्रॉस करके ऑक्सीजन ने एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में आना है, और CO2 को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में जाना है। तो एक लेयर तो तीन लेयर की बनी है ये मेम्ब्रेन। एक तो एपिथेलियम एल्वियोलाई की, दूसरा एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी की। एल्वियोलाई की है तो एल्वियोलर कैपिलरी, और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बीच में येलो कलर का आपको दिख रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामोस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ए सेलुलर होती है, सेल्स की नहीं होती। तो तीन लेयर को क्रॉस करना है। ठीक, तीन लेयर कौन सी? स्क्वामोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और बेसमेंट मेम्ब्रेन। टोटल थिकनेस इन तीनों की मिला के 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ये बात आप याद रखो। आगे चलें। अब हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो साइड पे हो रहा है, एल्वियोलाई साइड पे और टिश्यू साइड पे। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। तो हमारी बॉडी में हर सेल को जरूरत है ऑक्सीजन की। क्यों जरूरत है भाई? ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि फूड जो हमने खाया उस फूड को तोड़ा गया माइक्रोमोलिक्यूल तक, छोटे तक। ये मैक्रोमोलिक्यूल था। फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनका डाइजेशन हुआ हमारी गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, और डाइजेशन होने के बाद ये जो पॉलीमर थे मोनोमर तक टूट गए। तो पॉलीसैक्राइड मोनोसैक्राइड तक टूट गया, स्टार्च अगर कुछ था तो ग्लूकोज तक में टूट गया। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड से ही डिफरेंट सेल्स को भेज दिया गया ग्लूकोज। क्यों भाई? अरे भाई हर सेल को जरूरत है किसकी? तो सांसों की जरूरत है। जैसे जिंदगी के लिए ऐसे ही हमारी हर सेल को जरूरत है अपना क्रियाकलाप करने के लिए एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो इस फूड के, ये जो फूड में आपको ग्लूकोज मिली है इसके ऑक्सीडेशन से मिलेगी। और इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। तो फूड तो पहुंचा दिया, हमें ऑक्सीजन भी भेजनी है हर सेल के पास। तो उसके लिए तरीका क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्च ऑफ अरोटा, अरोटा, अरोटा से डिफरेंट आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, और कैपिलरीज जब ब्लड छोड़ देंगी टिश्यू लेवल पे, सेल के लेवल पे ब्लड सप्लाई हो गई, और ब्लड से हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच गए, ऑक्सीजन भी पहुंच गई। उसके बाद ब्लड वापस ड्रेनेज सिस्टम, ब्लड वापस हार्ट में आएगा वाया वेन्यूल्स, वेन्स, सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, वापस ब्लड आ जाएगा। तो ब्लड है माध्यम जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं।
चीज़ों को भेज रहे हैं, तो ये ओला उबर है जिससे आप अपने पैसेंजर को भेज देंगे उसके डेस्टिनेशन पे। हर सेल को पहुंचा दी जाएगी कार्बन ऑक्सीजन, और CO2 हर सेल जनरेट कर रही है क्योंकि हर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का साथ के साथ आपको उत्सर्जन करना है, बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को इन करना है। यही जरूरत है ब्रीदिंग की, यही हमारा मोटिव है। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। जो ऑक्सीजन का कैरी हो रहा है वो ब्लड में हो रहा है RBC के द्वारा। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। ब्लड क्या है? हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा जो कि उसका फ्लूइड पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि उसके सॉलिड पार्ट कह लीजिए, या आप कहिए कि प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट में आपको सेल्स मिल रही है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC में आपको क्या मिल रहा है? RBC के अंदर ये रेड ब्लड कार्पस्कल, रेड कलर की, क्योंकि उसके अंदर रेड कलर की प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन मिल रही है। हीमोग्लोबिन जो कि हीम मॉइटी और उसके साथ 4 ग्लोबुलिन चेन, 2 अल्फा 2 बीटा, और यही कैरी करता है किसको? ऑक्सीजन को। तो RBC में क्या? हीमोग्लोबिन। और RBC किसको कैरी कर रहा? ब्लड। RBC किसमें? ब्लड में। और कैरी किसको कर रहा? ऑक्सीजन को। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन RBC के द्वारा हो रहा है। रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो बाकी का 3% डिजॉल्व है ऑक्सीजन किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन पार्ट की बात। भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में दो गैसेज का हमें जिक्र करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एल्वियोलाई से पहुंचाई जा रही है टिश्यूज को, और टिश्यू लेवल पे फैक्ट्री लगी हुई है जो CO2 को प्रोड्यूस कर रही है। उस CO2 को यहाँ से हमें हटाना भी है। तो CO2 जो प्रोड्यूस हुई वो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से माध्यम से कहाँ पहुंचा दी गई? एल्वियोलाई साइड पे। तो ब्लड कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ब्लड में RBCs हैं। ठीक है जी, ब्लड को फिर से देख लीजिए। ब्लड को आप दो भागों में बांट सकते हैं, फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा, और इसका सॉलिड पार्ट या सेल्स कह लीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ रहा है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC रेड ब्लड कार्पस्कल्स, WBC व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। ओके। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय, ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। रिमेनिंग 3% इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा में, घुली अवस्था में। ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। CO2 की आ जाइए। 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। 20 to 25% RBC के द्वारा। यहाँ पे 97% ऑक्सीजन RBC के द्वारा, 97% ऑक्सीजन RBC के द्वारा, और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC के द्वारा। वेयर एज 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में हो रही है, और बचा जो 7% लगभग 7% CO2 कैरिड इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। यहाँ पे 3% था, यहाँ पे 7% है जो डिजॉल्व है आपके प्लाज्मा में। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ब्रेकअप या डाटा कह लीजिए। आगे चलता हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले तो हम लोगों ने इन जनरल बात कर ली गैसेस की, वो बता दिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग पर्टिकुलर फोकस करें, इस सेक्शन की बात करें। हीमोग्लोबिन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है प्रेजेंट इन RBC। हीमोग्लोबिन में आपको हीम मॉइटी मिलेगी, और हीम मॉइटी के साथ आपको मिलेंगे 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक है, अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड द हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। तो हीमोग्लोबिन प्लस H2 ये रिवर्सिबल मैनर में बना दिया इसने क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब डिसोसिएट वापस हो जाएगा, Hb अलग ऑक्सीजन अलग। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड है तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। इस बात को ऐसे मान लीजिए, हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम। भाई ये आपकी, जैसे मानिए आपके पास हमारा बजाज स्कूटर है, तो हमारा बजाज स्कूटर पे आप
कितनी सवारी बिठा सकते हो? हमारा बजाज स्कूटर पे केवल 2 सवारी, राइडर और पिलियन राइडर, ठीक है। और टाटा नैनो तो 4 लोग बैठ जाएंगे, और मर्सिडीज हो तो 6 लोग बैठ जाएंगे। तो कितने को एकोमोडेट कर सकते हो? कैरिंग कैपेसिटी क्या है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा सैचुरेशन होता चला जाएगा एचपी का, मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उससे इरिवर्सिबली बाउंड होते चले जाएंगे। ये कहने का मतलब है। तो पार्शियल प्रेशर भाई हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से टेम्परेरली या इरिवर्सिबल उसके साथ बाइंड होना, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर O2 पे। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, उतना ज़्यादा सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से प्राइमरली किससे रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी हैं जो इस बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दूसरे शब्दों में पीएच वैल्यू। भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू कम है भाई 7 से, तभी तो एसिडिक एसिडिक होता चला जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये अदर फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को इंटरफेयर करते हैं या इफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग को। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्मेशन या कहिए हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बाइंडिंग में ये जय वीरू के खेल में गब्बर सिंह भी है। गब्बर सिंह का रोल कौन प्ले कर रहा है? गब्बर सिंह का रोल PCO2 प्ले कर रहा है, H+ प्ले कर रहा है और टेम्परेचर प्ले कर रहा है। जितना ज़्यादा ये बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे कि नहीं भाई तुम इसके साथ ना बंधो, इसके साथ बाइंडिंग ना करो, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए कंडीशंस और फैक्टर, कंडीशंस फेवरिंग, अगर आपसे पूछा जाए फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कंडीशंस फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कंडीशन फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसे कह लीजिए। तो वो कंडीशन है इंक्रीज PO2 फेवर द, और डिक्रीज PCO2, डिक्रीज H+ आयन एंड डिक्रीज टेम्परेचर। बाकी के तीनों फैक्टर इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, उस चीज़ को रोक रहे हैं। तो ये जितना कम होंगे उतना ज़्यादा सैचुरेशन की संभावना होगी, उतना ज़्यादा एफिनिटी होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की, उतना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इनहांस होगा। और जितना ये बढ़ेंगे डिसोसिएशन होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। तो पार्शियल प्रेशर CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर अदर फैक्टर हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में, गब्बर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं जय और वीरू के। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। अगर हम कर्व बनाए तो अगर हम एक्स एक्सिस पे ये हम रखें पार्शियल प्रेशर O2 और इधर परसेंटेज सैचुरेशन इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो हम देखेंगे जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ रही है। और इसको अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो आपको सिग्मॉइड शेप, ये सिग्मॉइड शेप, हाइपरबोला पैराबोला नहीं, या ये सिग्मॉइड शेप या स्ट्रेट लाइन नहीं, ये सिग्मॉइड शेप आपको कर्व इस तरह से देखने को मिलेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस कर्व को हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। किस कर्व को? कि एक्स एक्सिस पे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की, और वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए नॉर्मल कंडीशन में सिग्मॉइड शेप कर्व मिलेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर। और इससे आप समझ पाएंगे कि PCO2 बढ़ने से क्या होगा, H+ आयन बढ़ने से क्या होगा, और ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं बाइंडिंग ऑफ O2 के साथ। तो आप देखेंगे कि अगर पार्शियल प्रेशर PCO2 बढ़ा या H+ आयन बढ़ा या टेम्परेचर बढ़ा, तो ये कर्व जो है, ये कर्व उस कंडीशन में राइट को शिफ्ट हो जाएगा, इधर को आ जाएगा, राइट को शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ राइट,
शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टूवर्ड्स राइट क्या इंडिकेट करता है कि फैक्टर्स या कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर formation of oxyhemoglobin. In other words, we can say that there is less affinity of hemoglobin for oxygen. और शिफ्टिंग टू राइट क्या इंडिकेट करता है? शिफ्टिंग टू राइट इंडिकेट करता है कि फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने में। तो ये नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए नॉर्मल कंडीशन में, और अगर आपने कर्व किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपने जनरेट किया और वो शिफ्टिंग राइट को दिखा रहा है, राइट को शिफ्टिंग का मतलब है कि देयर आर कंडीशंस आर नॉट फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरे शब्दों में बोले, लेस